हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 टू 18। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। सो इस कंसंट्रेशन वाले एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो हमें दे दी गई है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। फर्दर, इफ लैम्डा एम नॉट दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, देन व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बताइए उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। एज वी नो दैट molar conductivity is equal to conductivity into 1000 upon concentration. So concentration यहाँ molarity होगी। So molarity जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो सब हम इसमें पुट कर लेते हैं। कंडक्टिविटी हमें दी गई है 7.896 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी हमें दी गई है 0.00241, जिसको सोल्व करने से हमें वैल्यू मिलती है 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो दिस इज आवर मोलर कंडक्टिविटी फॉर द एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। नाउ ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी थी। इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। So dissociation constant is represented by Kc. Dissociation constant is represented by K and its formula is C alpha square upon 1 minus alpha. So friends, हमारे पास concentration mention की गई है लेकिन हमारे पास अल्फा नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है। तो सबसे पहले हमें अल्फा कैलकुलेट करना होगा। सो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नोट। The molar conductivity at any concentration is divided by limiting molar conductivity, तो हमें वहाँ से मिलेगा अल्फा। सो इस कंसंट्रेशन पर 0.00241 मोलर कंसंट्रेशन पर जो कंडक्टिविटी आई है वो आपकी है 32.76 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो आपको दी गई है वो दी गई है आपको 390.5, जिसको सोल्व करने से हमें वैल्यू मिलती है 8.4 इंटू 10⁻⁻²। सो दिस इज आवर अल्फा। ये हमारा अल्फा कैलकुलेट हो चुका है। अब जैसे ही हम इस अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, सो इस फॉर्मूले को हम 1 बोल देते हैं। सो पुट द वैल्यू इन 1। हमें इस वैल्यू को फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करना है। सो के इक्वल टू कंसंट्रेशन हमें दी गई है 0.00241 इंटू अल्फ़ा हमें मिला है 8.4 इंटू 10⁻⁻²। उसका हमें करना है होल स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। सो डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 8.4 इंटू 10⁻⁻²। जिसको जब हम सोल्व करेंगे इजीली तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 1.86 इंटू 10⁻⁻5। सो दिस इज आवर डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो यही जो है दो आंसर हमें कैलकुलेट करने थे। पहला हमें लैम्डा एम कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। इन रिडक्शंस के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। सबसे पहला पॉइंट हमसे पूछा गया है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन टू एल्यूमिनियम। So we know that 1 ion of aluminium will require 3 electrons to produce aluminium atom। कि एक एल्यूमिनियम आयन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है रिड्यूस होने के लिए, ठीक है। सो 1 एल्यूमिनियम आयन रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस। एक एल्यूमिनियम आयन को 3 आयन की ज़रूरत है। सो हमसे 1 आयन के बारे में नहीं, हमसे 1 मोल के बारे में पूछा गया है। सो अगर एक आयन को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है सो लिख सकते हैं 1 मोल एल्यूमिनियम आयन
1 mole aluminium ion will require 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। एंड ऑल्सो नो दैट चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू फैराडे। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इनटू एफ। सो 3F, जिसको हम फैराडे की वैल्यू पुट करेंगे तो 96500, जो कि आपको मिलेगा 289500 कूलम। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है 1 मोल ऑफ कॉपर क्यूपरस आयन टू कॉपर क्यूप्रिक आयन से हमें कॉपर बनाना है, Cu2 पॉजिटिव आयन से हमें Cu बनाना है, रिड्यूस करना है, तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी? सो इन सेकेंड इक्वेशन वी नो दैट Cu2 positive ion will require 2 electrons to produce copper. So similarly जैसे हम फर्स्ट पार्ट में करके आए हैं कि अगर एक आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो हम लिख सकते हैं 1 मोल कॉपर आयन, 1 मोल Cu2 आयन will require 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी तो चार्ज होता है Q इक्वल टू NF। कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है? 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट है। साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे फेराडे को। फेराडे की वैल्यू को जब पुट किया जाएगा 96500, तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलती है वह है 193000 कूलम। इतने चार्ज से हम 1 मोल कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को ईजिली कॉपर में रिड्यूस कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव को हमें रिड्यूस करना है Mn2 पॉजिटिव से। सो लिखते हैं 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव को हमें कन्वर्ट करना है Mn2 पॉजिटिव में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट करेंगे MnO4 नेगेटिव में, तो MnO4 के लिए, Mn के लिए हम चार्ज कंसिडर करेंगे x। ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2 इंटू 4, सो -2 इंटू 4। और जो भी ओवरऑल चार्ज दिया गया है उसके इक्वल लिख लिया जाता है। सो -1 चार्ज दिया गया है, x की वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगी +7। यानी यहाँ मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमें उसको रिड्यूस करना है +2 में, यानी हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 मोल MnO4 नेगेटिव आयन requires 1 मोल MnO4 नेगेटिव आयन रिक्वायर्स 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 5 मोल इलेक्ट्रॉन से उसको ज़रूरत है। सो चार्ज किसके इक्वल होता है? NF के। यहाँ से N की वैल्यू कितनी मिली हमें? 5 इंटू फैराडे 96500, जिसको सोल्व करने से हमें मिलता है 482500 कूलम। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन फैराडे टू प्रोड्यूस, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी फैराडे की फॉर्म में हमें बताएं इनको प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड से हमें कैल्शियम प्रोड्यूस करना है। We know that in calcium chloride, calcium is present in +2 oxidation state, so 2 electron will be required to reduce it to calcium. 1 मोल कैल्शियम आयन को 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 मोल कैल्शियम आयन, 1 मोल कैल्शियम आयन will require 1 मोल कैल्शियम आयन will require 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कैल्शियम आयन को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। सो आफ्टर रिडक्शन 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, एंड 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम विल हैव 40 ग्राम मास। 1 मोल कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 40 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, 40 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, यानी 2F चार्ज चाहिए था।
सो 40 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए अगर 2 फैराडे चार्ज चाहिए तो हमसे पूछा गया है 20 ग्राम को कैलकुलेट करने कितना चाहिए होगा। सो 20 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसका हाफ चार्ज चाहिए होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 फैराडे। क्लियर है? सो 1 फैराडे इज अवर आंसर। फर्स्ट पार्ट का 1 फैराडे आपका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में। मुझसे पूछा गया है 40 ग्राम एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए Al2O3 से कितना चार्ज चाहिए। सो इन Al2O3 से जब हमें एल्यूमिनियम को Al2O3 को जब कन्वर्ट करना है हमें एल्यूमिनियम में, तो यहाँ हमें पता है कि एल्यूमिनियम आयन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करके हम उसको एल्यूमिनियम बना सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो 1 मोल एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। एंड 1 मोल एल्यूमिनियम वे इक्वल टू 27 ग्राम। 1 मोल एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम। सो कह सकते हैं 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिक्वायर 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 3 फैराडे चार्ज, 3f चार्ज। सो अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम को 3 फैराडे चार्ज चाहिए, सो हमसे पूछा गया है कि 40 ग्राम कैलकुलेट करने में कितना चार्ज चाहिएगा। सो 40 ग्राम एल्यूमिनियम विल रिक्वायर 3 फैराडे डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 40। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगी 4.44 फैराडे। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द एल्यूमिनियम एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द कैल्शियम। क्लियर है? सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, कि इनके ऑक्सीडेशन के लिए कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो चलो सॉल्यूशन चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है 1 मोल ऑफ H2O कन्वर्ट करना है उसको O2 में। So here oxygen is in -2 oxidation state and here oxygen is 0 oxidation state. So 1 मोल ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें -2 से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज लेके आना पड़ेगा। सो हियर इलेक्ट्रॉन चेंज इज 2। यहाँ इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक है, सो जैसा कि हम जानते हैं जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू फैराडे होता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज आया 2 इंटू साथ में फैराडे की वैल्यू को हम पुट करेंगे 96500, जिसको सोल्व करने पर आपको आंसर मिलता है 193000 कुल। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है 1 मोल FeO को हमें कन्वर्ट करना है Fe2O3 में। ठीक है, तो इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू ऑक्सीडाइज FeO टू Fe2O3। सो यहाँ अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक की जाए तो +2 है और यहाँ +3 है। सो हम देख पा रहे हैं कि फॉर 1 आयरन एटम द ऑक्सीडेशन चेंजेस फ्रॉम +2 टू +3। ठीक है, 1 मोल के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है वो +2 से +3 चेंज हुई है। सो हियर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन चेंज इज, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है फॉर 1 मोल आयरन एटम के लिए, फॉर 1 मोल आयरन एटम के लिए जो चेंज आया है वो 1 का आया है। सो Q इक्वल टू NF, चार्ज होता है NF, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज दैट इज 1 एंड 1 फैराडे। सो मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 96500 कूलम। सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर फॉर 20 मिनट्स। 5 एम्पेयर करंट का यूज करते हुए 20 मिनट के लिए हमने निकल नाइट्रेट के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया। पूछा गया है व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कैथोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और निकल का एटॉमिक मास हमें दिया गया है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप ये पता लगा लीजिए कि 5 एम्पीयर का करंट जब 20 मिनट के लिए पास किया गया
तो एक्चुअली उसमें से कितना चार्ज पास हुआ। सो जैसा कि हम जानते हैं चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है। सो क्यू है वो कैलकुलेट करना है हमें, आई दिया गया है 5। 20 मिनट्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, सो 20 इंटू 60 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से जो चार्ज आया वो आया 6000 कूलम चार्ज, यानी हमने उस सॉल्यूशन से 6000 कूलम चार्ज 6000 कूलम चार्ज पास किया है। जैसा कि हमें सॉल्यूशन दिया गया है निकल नाइट्रेट का, और निकल नाइट्रेट के सॉल्यूशन में निकल प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो +2 आयंस विल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर रिडक्शन। निकल आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो निकल मेटल बन जाए। दूसरी भाषा में हम कहें तो 1 मोल निकल के प्रोडक्शन के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। 1 मोल निकल के प्रोडक्शन के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी दूसरी भाषा में कहें सो 1 मोल निकल विल रिक्वायर, 1 मोल निकल को रिक्वायर है 2 फैराडे चार्ज। जितने भी इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है उतने फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 2 इंटू 96500 दैट इज 193,000 कूलम। क्लियर है, इतने कूलम चार्ज की जो है रिक्वायरमेंट होगी। अब 2 कूलम चार्ज से 1 मोल निकल डिपॉजिट होता है। 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल निकल डिपॉजिट होता है। सो 1 मोल निकल का जो चार्ज, 1 मोल निकल का जो मास है वो कितना है 58.7। जो भी उसका एटॉमिक मास होगा वही उसका 1 मोल का मास है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 193,000 कूलम से हमें सिर्फ 58.7 ग्राम निकल मिलता है, क्योंकि 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल निकल डिपॉजिट हुआ है, और 1 मोल निकल का जो मास है वो है 58.7। सो इतने चार्ज से अगर 58.7 ग्राम निकल डिपॉजिट होगा, सो 6000 कूलम चार्ज से कितना डिपॉजिट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो 58.7 डिवाइडेड बाय 193,000 इंटू 6000। इसको सोल्व करने पर इजीली हमें वैल्यू मिलेगी 1.825 ग्राम। सो इतना चार्ज डिपॉजिट हुआ होगा निकल का प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स पर। क्लियर है, चल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC आर containing zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series। 3 सॉल्यूशंस को हमने रिस्पेक्टिवली सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक करंट ऑफ 1.5 अम्पेयर वाज पास्ड, और 1.5 अम्पेयर करंट पास किया गया है उन सॉल्यूशन से तब तक जब तक सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स पर या सिल्वर वाले सॉल्यूशन में 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो गया। मतलब इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने तक, 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने तक हमने उसमें से करंट पास किया, 1.5 एम्पीयर का करंट पास किया। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर तक करंट पास किया गया, और अगर सिल्वर का 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है तो कॉपर और जिंक का कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा वो हमसे कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। सो हम सॉल्यूशन देंगे। सिंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर हम देखें ध्यान से, तो इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन सिल्वर इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन ही काफ़ी है उसको रिड्यूस करने के लिए। यानी कह सकते हैं कि 1 मोल सिल्वर को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत है। सो 1 मोल सिल्वर रिक्वायर्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल हैव 96500 चार्ज कूलम। 1 मोल मतलब 1 फेराडे, और 1 फेराडे का मास जो वैल्यू है 196,500। 1 मोल is silver, it means 108 ग्राम।
दिया गया है 1 मोल सिल्वर का 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए 96500 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है। सो डिपॉजिट से कितना हुआ है सिल्वर 1.45 ग्राम। सो 1.45 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिएगा, 96500 को डिवाइड करेंगे 108 से, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1.45 से, तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिली वो आई 1295.6 कूलम चार्ज। सो दिस अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी रिक्वायर्ड। यही चार्ज रिक्वायर होगा 1.45 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन हमसे चार्ज नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की गई थी। सो विन अदर चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, चार्ज आई इंटू टी के इक्वल होता है। और चार्ज हमें पता लग गया है कि 1295.6 1295.6 ग्राम 6 कूलम चार्ज को पास किया गया सॉल्यूशन से, जिसमें करंट था 1.5 एम्पेयर दिया गया है। करंट था 1.5 एम्पेयर। यहाँ से हमें टाइम कैलकुलेट करना है। सो टाइम कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमें यहाँ से मिली वो आया 863.7 सेकेंड्स। इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 14 मिनट साथ में बन जाती हैं 24 सेकेंड्स। तो इतने टाइम के लिए चार्ज उसमें से पास किया गया। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि इतने ही टाइम में कॉपर और जिंक का कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। सो यहाँ जो जिंक है वो जिंक सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें, सो इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की बात करें, सो जिंक जो है वहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए डिपॉजिट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जिंक को। यानी 1 मोल जिंक, 1 मोल जिंक को 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, यानी 2 फैराडे की ज़रूरत है। ठीक है, 2 फैराडे की ज़रूरत है। सो डायरेक्टली लिख लेते हैं 2 × 96500 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है। इसका रिवर्स भी हम लिख सकते हैं कि 2 × 96500 कूलम चार्ज से हम 1 मोल जिंक, यानी कि एटॉमिक मास आपको दिया गया है, यानी 65.3 ग्राम जिंक को हम डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर इतने चार्ज से हम 65.3 ग्राम को डिपॉजिट करा सकते हैं तो जो चार्ज पास हुआ है सॉल्यूशन से वो है 1295.6। सो 1295.6 कूलम चार्ज से कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, वो होगी 65.3 अपॉन 2 × 96500 इंटू 1295.6, जो कि कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 0.438 ग्राम। सिमिलरली इसी तरीके से इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर भी हमें जो कॉपर है वो CO2 पॉजिटिव की फॉर्म में मिले हैं। उनको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कॉपर बनाने के लिए। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि 2 फैराडे, दैट इज 2 × 96500 कूलम चार्ज से हम 1 मोल कॉपर, जिसका मास है 63.5 ग्राम, डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर इतने चार्ज से इतना वेट डिपॉजिट होता है, सो 1295.6 कूलम कितना डिपॉजिट होगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 इंटू 1295.6, जिसको कैलकुलेट करने पर हम इजीली वैल्यू मिलेगी 0.426 ग्राम। सो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है 16 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है यूजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए प्रेडिक्ट करें इफ़ द रिएक्शन फिजिबल इज़ नो और नॉट। ये जो रिएक्शन दी गई है फिजिबल है या नहीं है वो हमें चेक करना है। सो सबसे पहले हम पोटेंशियल लिख लेते हैं। पोटेंशियल जो है
आयोडीन का ½ I2 टू I नेगेटिव हमें दिया गया है 0.541। ई नोट कॉपर आयन से कॉपर का हमें दिया गया है 0.34 वोल्ट, सब वोल्ट की फॉर्म में है। थर्ड ई नोट हमें ½ Br2 टू Br नेगेटिव हमें दिया गया है 1.09 वोल्ट। नेक्स्ट ई नोट सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर हमें दिया गया है +0.80 वोल्ट। और ई नोट की वैल्यू हमें Fe+3 से Fe+2 दी गई है, वो है आपकी +0.77 वोल्ट। सो ये सब वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे ये इक्वेशन फिजिबल होंगी या नहीं। तो डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है Fe+3 और I नेगेटिव के बीच में रिएक्शन, कहता है ये फिजिबल होगा या नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो यहाँ पर आयरन जो है रिड्यूस होगा Fe+3 से Fe+2 में, और आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्म करेगा ½ I2, ठीक है, ½ I2। सो Fe+3 प्लस I नेगेटिव गिव राइज टू Fe+2 टू ½ I2। सो अगर ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में Fe+3 आयन का रिडक्शन हुआ है और I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हुआ है। सो अगर हम यहाँ से ई नोट सेल कैलकुलेट करें तो ई नोट सेल हमेशा निकलता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होती है जिस पर रिडक्शन होता है, तो इस केस में आयरन का रिडक्शन हुआ है, सो आयरन कैथोड है। सो आयरन का पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.77 वोल्ट माइनस। एनोड आपकी आयोडीन की होगी क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका पोटेंशियल दिया गया है 0.54। इसको सोल्व करने पर इजीली वैल्यू हमें मिलेगी 0.23 वोल्ट। अगर किसी भी प्रोसेस के लिए ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इट मीन्स वो रिएक्शन फिजिबल होती है। सो दिस रिएक्शन विल बी फिजिबल क्योंकि ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो याद रखना ई नोट सेल अगर पॉजिटिव आता है तो वो वैल्यू वो रिएक्शन फिजिबल है, और अगर ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ये फिजिबल है, ये फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। सो इस पर्टिकुलर केस में वैल्यू हमें 0.23 वोल्ट पॉजिटिव मिली, सो रिएक्शन फिजिबल होगी। सेकेंड पार्ट, Ag पॉजिटिव प्लस Cu, अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से Ag का रिडक्शन होगा, साथ में कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। सो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म करेगा Cu2 पॉजिटिव। क्लियर है। अगर इस प्रोसेस के लिए हम ई नोट सेल कैलकुलेट करें तो यहाँ सिल्वर का रिडक्शन हुआ है, तो सिल्वर कैथोड है। सो ई नोट कैथोड में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ई नोट एनोड। कैथोड आपकी है सिल्वर, सिल्वर का पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.80, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एनोड। एनोड है आपकी कॉपर, जिसका पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.34 वोल्ट। जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें यहाँ से वैल्यू मिलती है 0.46 वोल्ट। पॉजिटिव वैल्यू मिली है, इसका मतलब ये प्रोसेस भी फिजिबल ही होगी। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है, रिएक्शन बिटवीन Fe+3 और Br नेगेटिव, इनके बीच में कैसी होगी। तो अगर ये रिएक्शन होगी तो यहाँ Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट होगा, साथ में Br कन्वर्ट होगा ½ Br2 में। इस प्रोसेस में अगर ई नोट सेल की बात करें तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड आपकी आयरन है, जिसका पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.77 वोल्ट, और एनोड आपकी ब्रोमीन है, जिसका पोटेंशियल दिया गया है 1.09 वोल्ट। ऐसे केस में जो पोटेंशियल आया वो नेगेटिव 0.32 वोल्ट आया या नेगेटिव आया, इसका मतलब ये प्रोसेस नॉट फिजिबल, ये प्रोसेस फिजिबल नहीं होगी। तो सिंपली अगर ई नोट की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है तो प्रोसेस फिजिबल है, और अगर नहीं मिलती है तो फिर प्रोसेस फिजिबल नहीं है। इस तरीके से इजीली हम बता सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है Ag और Fe+3 के बीच में। Ag और Fe+3 के बीच में अगर रिएक्शन हुई तो यहाँ से Ag कन्वर्ट होगा Ag पॉजिटिव में,
और Fe कन्वर्ट होगा आपकी Fe+2 में, Fe+3 कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में। तो इस प्रोसेस के लिए अगर हम यहाँ से E0 सेल कैलकुलेट करेंगे तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, रिडक्शन किसका हुआ है, सिल्वर का, सॉरी रिडक्शन हुआ है आयरन का Fe+3 से Fe+2, सो उसका पोटेंशियल 0.77 वोल्ट, और ऑक्सीडेशन हुआ है सिल्वर का, उसका पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.80 वोल्ट। तो 0.77 वोल्ट में से 0.80 वोल्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में 0.03 वोल्ट आएगा, क्योंकि E0 की वैल्यू नेगेटिव आई तो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगी, दिस इज नॉट फिजिबल। और फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है Br2 और Fe2 के बीच में रिएक्शन अगर होगी, Br2 और अगर Fe2 के बीच में रिएक्शन होगी, Fe+2 के बीच में रिएक्शन होगी, तो यहाँ से ज़रूर Fe जो है +2 से +3 जाएगा और Br2 जो है वो फॉर्म करेगा 2Br नेगेटिव। क्लियर है? तो ये आपकी रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं E0 सेल निकालता हूँ तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, कैथोड वो जिस पर रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, आयरन का, रिडक्शन हुआ ब्रोमीन का 0 से -1, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई। सो ब्रोमीन का पोटेंशियल आपको दिया गया है 1.09 वोल्ट। एनोड यहाँ पर आपकी आयरन है जिसका पोटेंशियल दिया गया 0.77 वोल्ट, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू हमें मिलती है 0.32 वोल्ट, जो कि पॉजिटिव आई है। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये आपकी फिजिबल प्रोसेस होगी। सो इस तरीके से हम इजीली बता सकते हैं कि कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने हैं कि इन प्रोसेसेस के दौरान कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। पहला है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, कि हमने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया गया है सिल्वर की ही इलेक्ट्रोड का यूज करके। सो जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट विल डिकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन। उधर से उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो भी डिसोशिएट होकर फॉर्म करेंगे H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। सिंस एट कैथोड, अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड भी और एनोड भी अब की बार दोनों ही प्रिपेयर की गई हैं सिल्वर की, कैथोड एंड एनोड। सो कैथोड पे हमेशा मूवमेंट होती है कैटायंस की, यानी Ag पॉजिटिव आयंस की और H पॉजिटिव आयंस की, और एनोड पर हमेशा एनायंस शिफ्ट होते हैं। सो NO3 नेगेटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। कैथोड पे रिडक्शन टेक्स प्लेस करता है। सो यहाँ Ag पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को Ag में कन्वर्ट कर लेगा। सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag इज मोर देन H पॉजिटिव, क्योंकि Ag पॉजिटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो H पॉजिटिव से ज़्यादा है, इसलिए H पॉजिटिव के कंपैरिजन में Ag ने अपने आप को रिड्यूस करके सिल्वर की फॉर्मेशन की। सो एट कैथोड सिल्वर विल बी प्रोड्यूस। सिंस एनोड और कैथोड दोनों को ही सिल्वर मेटल की बनाई गई हैं, इसलिए एनोड पर नाइट्रेट आयन एनोड को अटैक करके, यानी सिल्वर की उस इलेक्ट्रोड को अटैक करके फॉर्मेशन करेंगे सिल्वर नाइट्रेट, और इस प्रोसेस के दौरान सिल्वर अपने आप को सिल्वर आयन में कन्वर्ट करेगा ताकि वो अपने आप को सिल्वर आयन में कन्वर्ट कर पाए और रिएक्ट कर पाए नाइट्रेट आयन के साथ। सो फर्दर नाइट्रेट आयन उसके साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन करेंगे सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है? तो एनोड पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें सिल्वर जो होंगे वो सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और सिल्वर आयन नाइट्रेट के साथ फॉर्म करके बनाएंगे सिल्वर नाइट्रेट। सो एनोड पे और कैथोड पे जस्ट सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, सिल्वर का ही रिडक्शन हुआ है। कैथोड पर सिल्वर आयन का रिडक्शन होकर सिल्वर मेटल बना, एनोड पर उन्हीं सिल्वर एटम्स का ऑक्सीडेशन होकर सिल्वर आयंस बने। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था
इसमें AgNO3 के सॉल्यूशन को हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोड का यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइज किया। इन सेकंड AgNO3 का सॉल्यूशन है, लेकिन अब की बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो डिसोसिएशन उसी वे से होगा। सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज होकर Ag पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। उधर से वाटर मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोलाइज होकर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। अब की बार कैथोड पर फिर से वही सेम कैटायंस की मूवमेंट होगी। सो कैटायंस हमारे पास में है Ag पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन, जिनमें से Ag पॉजिटिव आयन रिडक्शन पोटेंशियल के हायर होने के कारण अपने आप को सिल्वर मेटल में बदल लेंगे। लेकिन अब की बार एनोड पर रिएक्शन चेंजेस होंगे, क्योंकि अब की बार एनोड प्लेटिनम यानी किसी इनर्ट मटेरियल की बनाई गई है, तो अब की बार नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड आयन में से कोई भी उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। सो इन दैट केस OH नेगेटिव आयन 4 OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं 4 OH, रिमूव करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस 4 OH विल कन्वर्ट टू 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो यहाँ से हमें कैथोड से हमें सिल्वर मेटल, तो एनोड से हमें वाटर और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन मिलती है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने इलेक्ट्रोलाइज किया। सो थर्ड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। So in that case sulfuric acid will electrolyze to form H positive ion and sulfate ion, and similarly water will electrolyze to form H positive ion and OH negative ion. So दोनों ने ही कैटायन सेम प्रोड्यूस किए हैं। सो जब मोमेंट होगी कैथोड पर तो H पॉजिटिव ही सल्फ्यूरिक एसिड से मिले हैं, H पॉजिटिव ही हमें वाटर से मिले हैं। सो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके H बनाएगा, और ऐसे ऐसे 2 H कन्वर्ट होकर के एक दूसरे को H2 में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जबकि हम बात करें अगर एनोड की, सो एनोड पर हमारे पास 2 आयन हैं, पहला सल्फेट आयन है, दूसरा OH नेगेटिव आयन है। सो दोनों में से OH नेगेटिव आयन उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होने की वजह से ऐसे ऐसे 4 OH नेगेटिव आयन अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे 4 OH में, रिमूव करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये फिर 4 OH थोड़ी देर के बाद कन्वर्ट होकर बना लेंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल, साथ में 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। सो कैथोड से हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, तो एनोड से हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। सो ये आपके प्रोडक्ट होंगे सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है कॉपर क्लोराइड का और प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस करना है। सो ऐसा करने के लिए फोर्थ में कॉपर क्लोराइड जब डिसोशिएट होगा, सो इट विल फॉर्म कॉपर आयन 2 पॉजिटिव आयन एंड 2 क्लोराइड आयन। इधर से जब वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे तो फॉर्म करेंगे H पॉजिटिव आयन साथ में OH नेगेटिव आयन। अगर बात करें कैथोड की, तो कैथोड पर शिफ्टिंग होगी H पॉजिटिव की और CO2 पॉजिटिव की। इसमें से CO2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट करेगा Cu में, यानी कॉपर मेटल मिल जाएगा। अगर बात करें एनोड की, तो एनोड पे हमारे पास 2 एनायन हैं, यानी एक Cl नेगेटिव आयन है तो एक OH नेगेटिव आयन है। Cl और OH नेगेटिव आयन में से Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है, सो Cl नेगेटिव आयन विल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस Cl एंड इलेक्ट्रॉन्स, and these 2 Cl atoms will combine to form Cl2। सो यहाँ कैथोड से हमें कॉपर मेटल डिपॉजिट हुआ, तो एनोड से हमें क्लोरीन गैस मिली। बाकी के जो आयन है वो सॉल्यूशन में रिमेन रहेंगे। यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन, वहाँ से CO2 पॉजिटिव आयन रिएक्ट करके फॉर्मेशन करेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड की। सो मेन जो प्रोडक्ट हैं वो बनेंगे कॉपर और क्लोरीन। सो दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।